बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आमना और आज का टॉपिक है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी और अच्छी सी बात मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। आज मैं आपके साथ प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगी। आप लोग क्या देख रहे हो कि तरीक़े लबैक और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, इनमें एक जंग का हमें मंजर नज़र आ रहा है। हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें नबी पाक वसल्लम की जो ज़ात है उसको डिफेंड करना है, बट इन अ पॉजिटिव वे। हमें वायलेशन को अडॉप्ट नहीं करना, हमें एग्रेसिव नहीं होना है। नो डाउट वी लव हज़रत मोहम्मद वसल्लम मोर देन एनी थिंग, बट वी शुड टेक पॉजिटिव स्टेप्स। हमें अपनी अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं खड़े होना। इस तरह क्या होगा कि हमने जो डिमांड्स रखनी है गवर्नमेंट के आगे, हम उससे अपने मेन मकसद से हट जाएंगे। हम क्या देख रहे हैं कि हम आपस में लड़ते जा रहे हैं, मुसलमान मुसलमानों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। अगर हम वायलेशन करेंगे अपनी अथॉरिटी के अगेंस्ट तो वो भी आगे से फोर्स का यूज़ करेंगे। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। हर मुसलमान को, चाहे वो तरीक़े लबैक से है या नहीं है, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो नबी पाक वसल्लम की पर्सनैलिटी को डिफेंड करे। और हम डिफेंड बहुत से तरीक़ों से कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट आर्टिकल्स लिख सकते हैं, डिफरेंट राइटअप कर सकते हैं, डिफरेंट बुक्स का यूज़ कर सकते हैं। हम इस तरह से सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं कि जो भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी गलत करें, ठीक है, तो उनकी गवर्नमेंट ख़ुद से उनको पनिश करे। और अगर उनकी गवर्नमेंट उनको पनिश नहीं करती है तो हमारी गवर्नमेंट कोई सॉलिड किस्म के स्टेप्स ले कि आइंदा से किसी की ज़रूरत ना हो। तो हम सबको अपना रोल प्ले करना है, हम सब से पूछा जाएगा इस बारे में। सो थिंक अबाउट दिस। और अब स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे आते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे मुझे आपके साथ एक टिपिकल डेफिनेशन शेयर नहीं करनी आइडियोलॉजी की कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है या आइडियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। नो, मुझे इस टॉपिक पे आपका एक क्रिटिकल एनालिसिस बिल्ड करवाना है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज़ पाकिस्तान क्रिएटेड ऑन आइडियोलॉजिकल बेसिस? क्या आइडियोलॉजिकल बेसिस की बुनियाद पर पाकिस्तान वजूद में आया? तो आज हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ है सीखने के लिए। देखिए जी, आइडियोलॉजी के दो कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टू नेशन थ्योरी एंड इस्लामिक आइडियोलॉजी। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इन दो कंपोनेंट के बगैर कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है। आप ये समझ लें कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान पॉसिबल ही नहीं था टू नेशन थ्योरी और इस्लामिक आइडियोलॉजी के बगैर। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी किसी एक पर्सन ने पेश नहीं की, बल्कि एक पूरी की पूरी एक यूनिटी कायम की गई थी, एक सिक्वेंशियल यूनिटी बनी थी। किसकी? सर सैयद अहमद ख़ान ने टू नेशन थ्योरी का एक आइडिया दिया, ठीक है, और सर सैयद अहमद ख़ान के पीछे एक पूरी मूवमेंट चलाई गई जिसने मुसलमानों की आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन की सब कॉन्टिनेंट में। अब ये मूवमेंट किसने चलाई गई? शाह वलीउल्लाह, मुजद्दिद अली अफ़सानी, ठीक है, जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स थे उन्होंने अपना रोल यहाँ पर प्ले किया। तो जब सर सैयद अहमद ख़ान ने टू नेशन थ्योरी का आइडिया पेश किया तो उनके पीछे एक पूरी मूवमेंट चली थी जिसने मुसलमानों की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया था। अब ये जो आइडिया था सर सैयद अहमद ख़ान का जो उन्होंने कॉइन किया, उसको इलेबोरेट किसने किया? उसको इलेबोरेट किया इल्लामा इकबाल ने। एंड देन टू नेशन थ्योरी के आइडिया को मज़ीद आगे कौन लेके गया? जिन्ना। तो इन सब की क्या थी? एक सिक्वेंशियल यूनिटी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बनी, ठीक है, और जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान मिला, हम इस काबिल हो सके कि हम पाकिस्तान बना सकें। तो आइडियोलॉजी के दो कंपोनेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट की समझ आ चुकी होगी कि आइडियोलॉजी के पीछे कौन कौन से पर्सन, कौन सी मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल थी। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं आइडियोलॉजी के इन दो मेन कंपोनेंट्स की। जो मैंने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कर दी है कि अगर टू नेशन थ्योरी और इस्लामिक आइडियोलॉजी ना होती, अगर इन दोनों में से हम किसी एक को स्किप कर दें तो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान पॉसिबल नहीं है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या है, टू नेशन थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं इस्लामिक आइडियोलॉजी। इस्लामिक आइडियोलॉजी बेसिकली क्या होती है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इस्लाम। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम है, इस्लाम एक कंप्लीट
कोड ऑफ लाइफ है, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो आइडेंटिटी थी वो थ्रेटन थी। ठीक है, तो जिन्नाह ने क्या कहा कि हमें एक इस्लामिक निज़ाम चाहिए। ठीक है, और अगर जिन्नाह कहें कि हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए जहाँ इस्लामिक उसूलों के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, जो हमारा इस्लाम है, ठीक है, जितनी भी उसकी बेसिस हैं, जितने भी उसके प्रिंसिपल्स हैं, हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, तो ये हम किसकी बात करें? ये हम इस्लामिक आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब टू नेशन थ्योरी बेसिकली क्या थी? क्या टू नेशन थ्योरी ये थी कि मुसलमान हिंदू अलग अलग हैं और इनका अलग अलग मुल्क होना चाहिए? नहीं। टू नेशन थ्योरी, आप याद रखें, एक सेंसिबिलिटी का नाम है, एक शऊर का नाम है। जब टू नेशन थ्योरी पेश की गई, इसके बाद ही अगली बात चलाई गई। अगली बात कौन सी थी? इस्लामिक आइडियोलॉजी की। मैं टू नेशन थ्योरी को आगे जाकर बहुत डिटेल में आपके साथ सो पॉइंट यहाँ पे क्या बन रहा है? मैंने कहा कि आइडियोलॉजी के दो मेन कंपोनेंट हैं। सबसे पहले एक आइडिया कॉइन किया गया टू नेशन थ्योरी का, ठीक है, उसके बाद अगली बात चली इस्लामिक आइडियोलॉजी की। टू नेशन थ्योरी के बाद हम लोगों ने ये बात रखी कि हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए जिसमें हम इस्लामिक आइडियोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर सकें। अब हमने जब नया मुल्क हासिल किया, उसमें हमने इस्लामिक आइडियोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया या नहीं किया, वो हमारी अपनी गलतियां हैं। मैं एक दफ़ा फिर से इस स्टेप पर आ रही हूँ, सिक्वेंशियल यूनिटी की बात कर रही हूँ। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो मूवमेंट चली, ठीक है, और सर सैयद अहमद ख़ान, इकबाल, जिन्ना, सबका जो रोल था वो क्या शो कर रहा है? वो सिक्वेंशियल यूनिटी शो कर रहा है। ठीक है, कहीं मुस्लिम आइडेंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में, कहीं मुस्लिम सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, कहीं मुस्लिम एज अ नेशन डिफाइन करने के कॉन्टेक्स्ट में, और कहीं मुसलमानों को फाइनल डेस्टिनेशन अचीव करवाने के कॉन्टेक्स्ट में हमें सिक्वेंशियल यूनिटी नज़र आएगी। सर सैयद अहमद ख़ान, इसके अलावा मौलाना शिबली नवानी, इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान, इकबाल, जिन्ना, इन सब की अगर आप मेरी अलग अलग से वीडियोस देखें तो आपको आइडिया होगा कि इन सब का क्या रोल था, किस तरह इन्होंने हर कॉन्टेक्स्ट में मुसलमानों की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान किस बेस पर बना? इस पे हमें 4 स्कूल ऑफ थॉट्स नज़र आते हैं। 4 स्कूल ऑफ थॉट्स। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट, थर्ड स्कूल ऑफ थॉट एंड फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट को। ये ऐसे लोग थे जो कहते थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना और पाकिस्तान का बनना एक मुख्तलिफ तजर्बा था। ये कहते थे कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, ये जो आलमी जंगें हुई हैं ये डिफरेंट रिसोर्सेज पे हुई हैं। रिसोर्सेज क्या थे उस वक़्त? कॉलोनीज़ थी। कॉलोनीज़ क्या थी? जो डिफरेंट लोगों ने अपने कब्ज़े में ली हुई थी, जिनको आप स्टेट्स का नाम दे सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ये कहते हैं कि कोल्ड वॉर शुरू हो गई और कोल्ड वॉर में 2 आइडियोलॉजी थी, एक कैपिटलिज्म की और एक कम्युनिज्म की। ठीक है, कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी किसकी थी? यूएसए की थी। और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी किसकी थी? रशिया की थी। ठीक है, अच्छा, अब फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि पाकिस्तान बना कैपिटलिज्म की बेस पे या कम्युनिज्म की बेस पे, मतलब इन आइडियोलॉजीज को अडोप्ट करते हुए। देखें, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म उस वक़्त एक दूसरे की जिद थी। अगर एक प्रीवेल कर जाता तो दूसरा ख़त्म हो जाता, अगर दूसरा प्रीवेल कर जाता तो पहला ख़त्म हो जाता। तो ये एक दूसरे की क्या थी? जिद थी। और इनके मुताबिक अगर पाकिस्तान ने कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को अडोप्ट किया तो क्या उस वक़्त कम्युनिज्म सोए हुए थे? देखें, ये बात आप याद रखें कि यूनाइटेड इंडिया ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट था। ठीक है, और ये भी एक हकीकत है कि जो इंडिया है वो कभी भी यूनाइटेड नहीं रहा किसी भी दौर में, सवाए शहनशाह अकबर के दौर में। सोवियत यूनियन हो चाहे यूएसए हो, सोवियत यूनियन भी ये चाहते थे कि तकसीम हिंद हो, ब्रिटिश ने हिंद की तकसीम की, और यूएसए भी ये चाहता था कि तकसीम हिंद हो। तो यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों इंडिया के डिवाइड करने की फेवर में थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि
जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं कि भाई कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को अडोप्ट करने की वजह से पाकिस्तान वजूद में आया, आई थिंक दैट्स नॉट करेक्ट। सो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं कि कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में, कोल्ड वॉर के टेन्योर में कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म आइडियोलॉजी की बेस पर पाकिस्तान वजूद में आया। अब सेकंड स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड स्कूल ऑफ थॉट पर्सपेक्टिव। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट अब क्या कहते हैं? सेकंड स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज इकोनॉमिक कंट्रोवर्सी बिटवीन एग्रीकल्चरलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास। वो कहते हैं कि भी पाकिस्तान जो वजूद में आया ना, वो एक इकोनॉमिक कंट्रोवर्सी थी। किस में? एग्रलिस्ट क्लास में और इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास में। अब इस पॉइंट को ज़रा आप लोग अंडरस्टैंड कर लो। वो लोग कहते हैं कि 1885 में कांग्रेस बनी, ठीक, और 1906 में क्या बनी है जी? मुस्लिम लीग बनी है। उनके मुताबिक 1885 में जब कांग्रेस बनी तो इसको इनिशियली किन लोगों ने ज्वाइन किया? इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास ने, कमर्शियलिस्ट क्लास ने, और ये ज़्यादा वाइब्रेंट थे, मॉडर्निस्ट थे। और 1906 में जो मुस्लिम लीग बनी है, इनको ज्वाइन करने वाले कौन थे? फ्यूडल्स थे। ज़्यादातर मुस्लिम लीग में नवाब थे, और इस वजह से सेकंड स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि पाकिस्तान बना। इसका जवाब मैं आपको देती जाऊँ कि क्या ये पर्सपेक्टिव ठीक है या नहीं ठीक है। देखिए, लोग तो ये कहते हैं, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट वाले ये कहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी, वो एक अग्रेरियन फ्यूडलिस्ट क्लास थी, ठीक है। और इसके बरक्स जो कांग्रेस बनी थी उसमें बेसिकली कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन क्लास थी, ठीक है। इन स्कूल ऑफ थॉट का मानना ये था कि अग्रेरियन जो होते हैं वो एक ट्रेडिशनल क्लास होती है। मतलब वो कहते थे कि भाई मुस्लिम लीग में कौन सी क्लास है? ट्रेडिशनल क्लास है। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी वैल्यूज़, जो अपने कस्टम्स, अपने कल्चर, अपने रिलीजन को लेके चलते हैं, ठीक है। इसीलिए मुसलमानों ने भी अपने सिविलाइजेशन, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपने रिलीजन, इन सब चीज़ों को एक बेस बनाया, इन सब चीज़ों का सहारा लिया, ठीक है। और मुसलमानों ने कहा कि हमारी तहज़ीब, हमारा कल्चर ख़तरे में है सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। हमारा जो मज़हब है वो भी ख़तरे में है, हम अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं, इसलिए हमारा एक अलग से मुल्क होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्निस्ट हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई मज़हब को भी ख़त्म करो, कल्चर, वैल्यूज़, नॉर्म्स, कस्टम्स सब एक साइड पे फेंको, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दुनिया में तरक्की चाहिए। अब एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि सेकंड स्कूल ऑफ थॉट का जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो फाउंडर थे वो थे जी जिन्ना, और ही हैड नेवर बीन अग्रेरियन फ्यूडल। वो एक डायनामिक लीडर थे और एक एजुकेटेड इंसान थे। उनकी पूरी लाइफ फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट है, और फ्यूडलिज्म को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत से स्ट्रगल की। वो चाहते थे कि एक मॉडर्न एजुकेटेड सोसाइटी को कायम किया जाए, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे इक्वल राइट्स दिए जाएं, ठीक है। और इस सोसाइटी में बेसिकली क्या हो? मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज़ हों। तो ये मुस्लिम लीग के फाउंडर का पर्सपेक्टिव था। तो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट जो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है वो इकोनॉमिक कंट्रोवर्सी थी बिटवीन एग्रीकल्चरलिस्ट क्लास एंड इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास की, बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान इस आइडियोलॉजी की बेस पर वजूद में नहीं आया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड स्कूल ऑफ थॉट। थर्ड स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक पाकिस्तान बना ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के मुताबिक। ये जो नज़रिया है ये वाइडली प्रीवेलेंट है। मतलब थर्ड स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं कि बेसिकली ये जो हिंदुस्तान है ये इतनी बड़ी ताकत थी कि जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इस रियासत को डिवाइड कर दिया। लाइक एक रियासत को दूसरी रियासत में डिवाइड कर दिया, एक कौम को दूसरी कौम में डिवाइड कर दिया, एक कौमियत को दूसरी कौमियत में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इनको आपस में लड़वाते गए और ये डिवाइड होती गई। और क्या हमने देखा कि जाते जाते भी ये जो ब्रिटिश थे, ठीक है, वो हिंदुस्तान को डिवाइड करके चले गए।
मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी दौर में जो हिंदुस्तान था वो यूनाइटेड नहीं रहा सिवाय शहनशाह अकबर के दौर में। इसके अलावा जो हिंदुस्तान था वो स्टार्ट से ही छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड था। तो थर्ड स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि भाई पाकिस्तान सिर्फ इसलिए बना था क्योंकि ब्रिटिश जब हिंदुस्तान आए तो वो अपनी एक पॉलिसी लेके आए अपने साथ। उनकी वो पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, क्योंकि जो हिंदुस्तान था वो एक बहुत बड़ा थ्रेट था यूरोप के लिए या एशिया के लिए या किसी और मुल्क के लिए। लेट्स डिस्कस अबाउट फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट। फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पाकिस्तान का क़याम एक नज़रिए का नतीजा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो बना है ये बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट के साथ बना है। मतलब कि ये वो टाइम था जब दुनिया में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आ चुका था, और ये जो नज़रिया था ये किस लिए दिया गया? दिस कॉन्सेप्ट इज़ टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम फ्यूचर डिज़ास्टर, के मज़ीद कोई आलमी जंग दुनिया में ना हो। तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आ चुका था दुनिया में, और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या था कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, आपने इसको ध्यान से सुनना है, ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी लैंग्वेज, जिनकी हिस्ट्री, जिनकी सिविलाइजेशन, जिनका कल्चर, ठीक है, और अगर कॉमन है, बाकी दुनिया से डिफरेंट है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी ये सब चीज़ें कॉमन होंगी लेकिन पूरी दुनिया से क्या होंगी? डिफरेंट होगी, तो वो एक कौम कहलाती है। सो जो कौम होगी उससे क्या होगा जी? एक अलग से स्टेट देना होगा ताकि आइंदा किसी भी तीसरी आलमी जंग से बचा जा सके। अब ये जो न्यू स्टेट्स बनेंगी ये सॉवरियन स्टेट्स होंगी, इनके पास सॉवरेनिटी होगी, इंडिपेंडेंट होंगी, कोई भी इनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। फ्री ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। फ्री ट्रेड स्टार्ट होगी तो जो स्टेट्स होंगी एक दूसरे पे डिपेंड करेंगी। अब जब एक दूसरे पे डिपेंड करेंगी स्टेट्स तो वो एक दूसरे पे कब्जा नहीं करेंगी, एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगी। जब ये नज़रिया आया उस वक़्त मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, मुसलमान हिंद ने क्या नज़रिया पेश किया? अब हम ज़रा वो डिटेल में देखते हैं जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाया था। सर सैयद अहमद ख़ान का उनके पीछे एक मूवमेंट चली, देन सैयद मीर अली, देन इकबाल, देन जिन्ना, इन सब का क्या रोल था। अब हम उसको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं कि मुसलमान हिंद ने क्या नज़रिया पेश किया जिसकी वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। स्टूडेंट्स ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा टाइम आ गया है जब नेशनलिज्म दुनिया में इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है, और ऐसे वक्त में मुसलमान हिंद ने जो नज़रिया पेश किया वो क्या था? मुसलमान हिंद में कौन कौन आता है जी? सर सैयद अहमद ख़ान, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान से लेके इकबाल, सैयद मीर अली, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, इन सब ने बेसिकली क्या किया? मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि इनकी एक सिक्वेंशियल यूनिटी थी, सबने मिलके काम किया, ठीक। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनकी सिविलाइजेशन, उनका कल्चर, वो माशरती, माशी, तमदनी, उनका सारा निज़ाम मुख्तलिफ है क्योंकि उनका रिलीजन मुख्तलिफ है। तो पहली दफ़ा किसी ने नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में किसको ऐड किया है? रिलीजन को ऐड किया है, और ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताया था कि आइडियोलॉजी जो है पाकिस्तान की उसके दो कंपोनेंट है। कौन कौन से? एक इस्लामिक आइडियोलॉजी और एक टू नेशन थ्योरी। तो अब आपके सामने ये क्लियर हो चुका है कि हमने नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट में रिलीजन को ऐड किया। तो पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, जो नज़रिया सर सैयद अहमद ख़ान वगैरह सब ने रखा था, वो रिलीजन के बगैर मुमकिन ही नहीं था। मुसलमान हिंद ने उस वक़्त एक रैशनल आर्ग्यूमेंट पेश किया। उन्होंने कहा कि जो रिलीजन है हमारा, ये सिर्फ इबादत का मज़हब नहीं है बल्कि ये एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया और कहा कि ये मेरा प्योरीफाइड कोड है, और फिर कहा कि इसको सिर्फ खुद नहीं मानकर अमल करना बल्कि जहाँ जहाँ इंसान मौजूद हैं वहाँ इसको राइज कर दो। क्यों? क्योंकि ये एक कंप्लीट कोड है, ठीक है। इस तरह का रैशनल आर्ग्यूमेंट पेश किया ताकि मज़हब को
नेशन स्टेट में ऐड किया जा सके। बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि टू नेशन थ्योरी को हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में ये मेजर कंपोनेंट है। अच्छा जी, अब टू नेशन थ्योरी क्या थी? मैंने कहा था कि ये एक सेंसिबिलिटी का नाम है। मैंने कहा था कि सेंस ऑफ सेपरेटनेस का नाम है ये। सेंस ऑफ सेपरेटनेस हर इरा में हर मुसलमान में प्रेजेंट रहती है, ये आपने बात भूलनी नहीं है। सेंस ऑफ सेपरेटनेस हर इरा में हर मुसलमान में प्रेजेंट रहती है। अब जब सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों में सर सैयद अहमद खान ने देखा कि सेंस ऑफ सेपरेटनेस है, उन्होंने फील किया कि सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों में सेंस ऑफ सेपरेटनेस बढ़ने लगा है, तो सर सैयद अहमद खान ने एक आइडिया कोड किया। वो आइडिया कौन सा था? टू नेशन थ्योरी का आइडिया था। टू नेशन थ्योरी क्या है? इट्स अ सेंसिबिलिटी, ये एक शऊर है। ये थ्योरी क्या बताती है? ये बता रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमान सेंस ऑफ सेपरेटनेस फील कर रहे हैं। सेंस ऑफ सेपरेटिज्म मुसलमानों में पहले दिन से मौजूद था, किसी ने मुसलमानों के दिलों में डाला नहीं था। देखो, एक सिंपल सी एग्जांपल है कि आप अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हो, ठीक है, तो आपने डेफिनेटली एक सेंस ऑफ सेपरेटनेस होगा, ठीक है। इसी तरह जब आप डिफरेंट नेशंस एक जगह इकट्ठे रहते हो तो आपके दिल में क्या होगा? एक सेंस ऑफ सेपरेटनेस होगा। आपका दिल करेगा कि आपका अपना मुल्क हो, आप वहाँ पे आपका अपना मजहब हो, आप उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी का आइडिया दिया और ये जो एक स्कैटर्ड कॉन्शियसनेस था इसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चेंज कर दिया, ठीक है। ये थी बेसिकली सर सैयद अहमद खान की कंट्रीब्यूशन एंड दिस इज द आइडिया ऑफ सर सैयद अहमद खान। एक बात आपने याद रखनी है कि अगर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री अगर लोगों की मुख्तलिफ हो, वहाँ लोग कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। अब अगर ये पॉइंट उठाया जाए कि मुसलमान और हिंदू मुख्तलिफ थे और मुसलमानों को लगा कि इस बेस पे हमें अलग होना चाहिए, तो नो, मुसलमान इस बेस पर बिल्कुल भी अलग नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कौम डिफरेंसेस की बेस पर नहीं बनती है। ये एक बिल्कुल 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 गलत अप्रोच है। जो लोग कहते हैं ना कि मतलब मुसलमानों को लगा कि भाई वो हिंदुओं से डिफरेंट है तो उस बेस पे उन्होंने कहा कि हमें अलग होना चाहिए, ये बात गलत है। कभी भी कौमें ऐसे नहीं बनती, कौम कभी भी डिफरेंसेस की बेस पे नहीं बनती है, नॉट एट ऑल। हम इस बेस पर कभी भी नहीं कह सकते कि मुसलमान एक अलग कौम है। इस तरह तो अगर आप एक घर देखो, एक घर में खाना पीना सोना उठना वो सब अलग होगा, दूसरे घर में अलग होगा। एक शहर में खाना पीना अलग होगा, दूसरे शहर में अलग होगा, ठीक है। तो क्या हम इस बेस पे कह सकते हैं पाकिस्तान में कि मतलब हम लोग अलग अलग कौमें हैं? बिल्कुल भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि ये क्या है? एक गलत अप्रोच है। सो टू नेशन थ्योरी से मुस्लिम एज अ नेशन इन इंडिया डिफाइन नहीं होता। दो कौमी नजरिया क्या है? एक सोच है, ये सोच है, ये अवेयरनेस है, ठीक है, जो मुसलमानों में जगाई गई, ये एक शऊर है, ठीक है। मुसलमानों में सेंस ऑफ सेपरेटिज्म पहले ही था, जब ये अवेयरनेस मुसलमानों में जगाई गई तो उनको लगा कि हाँ वाकई ही वो नॉन मुस्लिम्स के साथ नहीं रह सकते हैं। सो दिस इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान एंड दिस इज़ टू नेशन थ्योरी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई एक वर्ड में टू नेशन थ्योरी को एक्सप्लेन कर दो, तो आप कहोगे इट्स अ सेंसिबिलिटी, ये एक शऊर था। मुसलमानों में ऑलरेडी सेंस ऑफ सेपरेटनेस थी, ठीक है, सिर्फ सर सैयद अहमद खान ने उसको उठाया, उसको जगाया, उसको उजागर किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये फाइनल हो चुका है कि पाकिस्तान का जो वजूद है वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पर हुआ, ठीक। जो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा था उसका जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया है, क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है। हमारे बच्चे बच्चे को ये नज़रियात पक्के होने चाहिए, हमारे बच्चे बच्चे के खून में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि पाकिस्तान सिर्फ एक नेशन स्टेट नहीं है, बल्कि इसमें रिलीजन को ऐड करना है, इसमें इस्लामिक आइडियोलॉजी को ऐड करना है।
आज हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, आज पाकिस्तान का जो हाल है, आज फिर से इस कौम को सर सैयद अहमद ख़ान, इकबाल और जिन्नाह की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। होप यू अंडरस्टैंड। कोई रटा सिस्टम नहीं है, एक क्रिटिकल एनालिसिस हमने बिल्ड करना था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने किया। होपफुली दिस विल हेल्प यू अ लॉट। और दूसरी बात मुझे ये कहनी थी कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्लीज़ जल्दी 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 से वीडियो अपलोड किया करें। दैट्स नॉट पॉसिबल। मुझे एक पूरा कंटेंट, अच्छा सा कंटेंट रेडी करके आपके सामने लेके आना होता है, इसलिए मुझे टाइम लगता है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल दैन मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।